नमस्कार, वेलकम एक बार फिर से। आज ये वीकेंड बोनेंजा द फ्यूचर और लाइफ फेस्टिवल का है। कुछ बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हो, कुछ आपने अच्छे कर्म किए हों, तभी आपको एक कलाकार की संगत, उनके साथ सत्संग करने का शुभ मौका मिलता है। ऐसा मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे। और अगर आपने भी कुछ अच्छे कर्म किए हों, तभी आपको एक गुरु का सानिध्य मिलता है। और मैं अपने जीवन में एक चीज के लिए ईश्वर का हमेशा ऋणी रहूंगा कि मुझे जीते जी दो तीन कुछ महान कलाकारों से मिलने का, उनको जानने का, समझने का मौका मिला। गुरु वो होता है जिससे सबसे पहले हमें ज्ञान मिलता है। और ये ज्ञान है क्या, ये समाज है क्या, ये राष्ट्र है क्या। हम जिस राष्ट्र को बोलते हैं ये जीता जागता इसका अस्तित्व है, वो और कुछ नहीं, वो आर्ट, लिटरेचर और कल्चर से बनता है। एक राष्ट्र, एक समाज की जो आत्मा होती है, जो उसका रूह होती है, जो उसका सोल होता है, वो बनता है उसकी कला से। अगर आप अपने इर्द गिर्द कुछ भी देखें, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो आपके जीवन को बेटर बनाती है, उसमें कहीं ना कहीं कला का कोई ना कोई रूप छुपा होगा। भारतीय कला इतनी ज्यादा संपन्न और रिच है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आप उसका एक अंश भी आपके जीवन में आ जाए तो आपका जीवन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। और इस कला की परंपरा को, इस गुरु शिष्य की परंपरा को जीवित रखने में जिनका एक बहुत बड़ा हाथ है, जो पद्म विभूषण है, जिनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, डीलिट मिली है, संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला है, जहां का मैं हूं रहने वाला भोपाल मध्य प्रदेश का, वहां की सरकार ने कालिदास अवार्ड दिया है। उड़ीसी और भरतनाट्यम की महान महान महान, युगों में एक आध बार आने वाली ऐसी महान डांसर, नृत्य से जिनने हमारे जीवन को सुशोभित किया है। आइए मैं आपको मिलवाता हूं डॉक्टर पद्म विभूषण सोनल मानसिंह जी। नमस्कार सोनल। नमस्कार विवेक जी, आज भारतीय आपके साथ कला जी बोले बोले नहीं धन्यवाद दे रही थी। भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, इनको जीवित रखने के लिए सबसे पहली बात तो सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए यहाँ हेलो, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श और अस्सलाम वालेकुम, हर तरह के ग्रीटिंग्स हैं। और अब मैं देख रहा हूं ग्रीटिंग्स ही ग्रीटिंग्स हैं और कुछ भी नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्यूचर ऑफ लाइफ फेस्टिवल में। ये फ्यूचर ऑफ लाइफ में जब लाइफ वर्ड है, इस लाइफ का मतलब सांस लेना नहीं है। इस लाइफ का मतलब है जीवन जीना, और जीवन जीते हुए अपनी लाइफ को एक सार्थक रूप देना। और ये कला और लिटरेचर और आर्ट के बिना संभव ही नहीं है। मैं बिल्कुल एक मिनट वेस्ट नहीं करूंगा, वरना लोग मेरे को बहुत गालियां देंगे। सोनल जी, आपने मेरा भारत, द्रौपदी, दुर्गा, पंचकन्या, मतलब एक लिस्ट है, उस पे आपने ना सिर्फ नृत्य में कोरियोग्राफी बल्कि उसको एक नया डायमेंशन दिया है। द्रौपदी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, दुर्गा के बारे में बहुत बोलते हैं, नारी शक्ति के बारे में बोलते हैं, लेकिन आपने उसको एक नया इंटरप्रिटेशन, नया डायमेंशन दिया अपनी कला से। मैं 3 पार्ट्स में आपसे बात करूंगा। पहला, हम लोग जो इतना गर्व करते हैं अपनी प्राचीन साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा पे, जिसको आज पॉलिटिक्स के कारण हम लोगों ने एक पॉप कल्चर में डिवाइड करके लोगों के सामने रख दिया एस्पिरिन की तरह से, अच्छा ये कल्चर है ये सभ्यता है। कृपया लोगों को ये बताइए, हम कौन थे, हम कहां से आ रहे हैं, हमारा है क्या हम किसके वंशज के हम पार्ट हैं, इसके बारे में आराम से बताइए, बिना समय की चिंता किए। सबसे पहले आपने लाइफ से शुरू किया है ना, फेस्टिवल ऑफ लाइफ, फ्यूचर ऑफ लाइफ, व्हाटएवर। तो लाइफ पे मुझे 2 वाक्य याद आए। जो एक है
जो बहुत शायद लोगों ने पढ़ा होगा, यथार्थ है, अंग्रेजी में है, पहले तो बता देती हूँ कि I know about birth and I know about death. Still, I always wonder what lies in between. तो एक तो ये मेरी लाइफ है, और दूसरा है कि लाइफ happens when you are making other plans. आप अपने प्लान्स बनाते चलिए कि आज 2020 की जनवरी में हमने प्लान बना लिए थे पूरे वर्ष के, 2021 के भी, और कहीं कहीं 2022 में भी चले गए। और अब हम लोग बैठे हैं, एक जैसे बात होती है पोस्ट मॉडर्न, एक शब्द फिर आया पोस्ट ट्रूथ, अब आ गया पोस्ट कोविड। अच्छा, वो कोविड विशारद वाला नहीं, संस्कृत कोविड विशारद नहीं ये वायरस वाला कोविड। और अब जो लिखा जाएगा इतिहास, शायद नॉट ओनली कला का, लेकिन इकोनॉमिक्स, साइंस की डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, पॉलिटिकल इतिहास, शायद उसमें भी एक पूरा नया फ्रेज शुरू हो जाएगा, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। क्योंकि जैसे 2 विश्व युद्ध हुए 1900 की सदी में, 1917-18 से शुरू होके, और दूसरा हुआ 1900 उसी के आसपास 10, 12, 15 वर्षों में शुरू हो गया। और ये दोनों विश्व युद्धों ने न केवल यूरोप का, न केवल अमेरिका, कनाडा वगैरह देशों का, लेकिन शायद पूरे विश्व का नजरिया बहुत चीजों में बदला। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी ये जो कोविड वाली बीमारी, महामारी है, उसका भी यही चलन होने वाला है। हम देख रहे हैं कि अभी जो धारा बहती आ रही थी, एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने कर लिए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑल्सो, वो सारे एडजस्टमेंट्स अब नए सिरे से करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने एक चैलेंज है। और आप जो जिसकी बात करने जा रहे हैं, उसमें ये मुद्दा बार बार उठेगा ही उठेगा कि इसमें हम किस तरीके से अपना मार्ग तय करेंगे। वो मार्ग कौन सा होगा, जो चला आ रहा था, या अब वो एक टर्न ले रहा है, कहाँ ले रहा है। तो ये बात हमारे फिर हमें जाना पड़ेगा सदियों का इतिहास। प्लीज बताइए, आपसे अच्छा कौन बता सकता है? लोग कभी कभी थक जाते हैं, अरे ऑलवेज टॉकिंग अबाउट प्राचीन एंड एंशिएंट, वी आर लिविंग इन दिस ईरा। और फिर समझ में आता है ऐसे कुछ समय के द्वारा वो जो था उसको हम नहीं समझे, तो अब हमें मार्ग ढूंढना मुश्किल होगा। क्या था वो? अब वेदों की बात करो या सिंधु सरस्वती नदी के सभ्यताओं की बात करो, या आपके काली मंगन, पीली बंगन, सबमर्ज जो समुद्र में हो गई द्वारका की बात करो, पुराण उपनिषद की बात करो। पुराण यानी क्या? तो कहते हैं मिथक। मिथक शब्द कहाँ से आया? तो कहीं माइथोलॉजी। दिस इज नॉट माइथोलॉजी डियर। कहना पड़ता है कि हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं, हम यानी मैं, आप, हमारे जैसे कुछ लोग, कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट, उसका भाषांतर करके 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 हमने अपने शब्दों को, शब्दों के बृहद अर्थों को, ध्वनि को उसका कचुम्बर बना दिया। तो ये जो बात है कि सभ्यता, संस्कृति, पुराण की मैं बात कर रही थी। पुराण
जो पुरातन समय में हो गया और उसकी बात हमारे साथ आ रही है, वो है पुराण। पूर्व में जो हो गया, तो वो सारी जो कलेक्टिव मेमोरी में बातें हैं, जो पूरी सभ्यता में वो बातें चली आ रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दो कहा गया, श्रुति और स्मृति, कि जो बातें सुनी गई, जैसे वेद बाद में लिखे गए, लेकिन सुन सुन के हजारों बार उसका रटन करके ऋचाओं को, श्लोकों को ऐसे याद किया गया जैसे 10 कमांडमेंट्स कहते हैं कि पत्थर पे जड़ गए, तो यहाँ पे वो जड़ गए। तो ये है श्रुति, और उसको स्मृति में, कंप्यूटर में आपने डेटाबेस डाल दिया। तो ये श्रुति स्मृति की परंपराएं हमारी आज भी हैं, लेकिन उसके बाद अरण्यक आए, ब्राह्मण आए, कितने सारे आए। फिर एक बात विवेक जी मुझे जो बहुत अखरती है, बहुत सारी बातें जो हम भूल जाते हैं, कि जनरलाइजेशन करना, हर चीज को जनरलाइज कर देना, हर चीज को एक ही मापदंड से तौलना, देखना, ये बहुत ही गलत चीज शुरू हो गई। कैसे? कि भाई आप भारत की बात करते हो, कौन सा भारत? उत्तर पूर्व का भारत, उत्तर दक्षिण का भारत, पश्चिम पूर्व का भारत, और आसेतु हिमालय वाला भारत। तो कहते हैं कि गंगा जमनी, मुझे गंगा जमनी कभी समझ में ही नहीं आया। What happens to Sindhu and Teesta? And what happens to नर्मदा तापी? क्या होता है कावेरी तुंगभद्रा गोदावरी का? क्या होता है सप्त सिंधु का? और बीच में गोंडवाना प्लेटो, जिसकी मैं बात करती हूँ, विंध्याचल सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, पहाड़, उसके बीच में शायद विश्व का प्राचीनतम भूमि का टुकड़ा है गोंडवाना प्लेटो। वहां से 4 नदियां निकलती हैं, नर्मदा तापी जाती है पश्चिम में, सोन नदी जाती उत्तर में, महा जाती है पूर्व में। वहां विंध्याचल यानी क्या, कि जहां हमारे ऋषि कौन थे, कश्यप, इन्होंने कहा तू रुक जा रुक जा रुक जा, अभी और ऊंचा मत होना, तो वहीं रुक गया। क्या कथाएं हैं कि वो पूरी कथाएं चली गई हमारे उन देशों में जो हम कहते हैं साउथ ईस्ट, चाहे इंडोनेशिया हो, लाओस हो, वियतनाम हो, जापान हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, कंपूचिया, बर्मा हो, श्रीलंका में आज भी अशोक वाटिका, आज भी वो पर्वत जहां हनुमान जी पहले उतरे लंका जब चले गए, ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं, और ऐसी ऐसी चीजों को बताते हैं। पूरा हमारा नक्शा बना हुआ है हमारे महाकाव्यों का। कहते हैं कि राम सेतु तो था ही नहीं, राम कौन था भाई? राम नेवर एग्जिस्टेड। अच्छा, ही नेवर एग्जिस्टेड, ठीक है, आप ना मानो, हरेक की हरेक चीज मानने से नहीं तय होता है पैमाना, जो है सो है। आप कहेंगे कल हिमालय क्या है? हिमालय तो था ही नहीं, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। तो भारतवर्ष की ऐसी हजारों लाखों करोड़ों बातें हैं जो हैं, आज भी हैं, और गुप्त सरस्वती की तरह कभी कभी गुप्त हैं, और कभी कभी बहती हुई, खल खल बहती हुई गंगा है। तो ये हमारी पवित्र धरती भारत की, जहां कहा गया साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। जिस व्यक्ति को किसी तरीके की कला, साहित्य, संगीत, जिसमें नृत्य वाद्य सब आ जाता है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, एवरीथिंग, ऑल द आर्ट्स, किसी को इसकी शौक ही नहीं है, न जानने की इच्छा है, वो किस तरीके का है, पशु है, एनिमल, बीस्ट। फर्क क्या है? उसके न सींग है न पूंछ है, बाकी वो पशु जैसा ही है। इतनी बड़ी बात कह दी भाई,
कहाँ कहाँ कला की पूजा होती है। कला विहीन लोगों को ऐसा अपमान झेलना पड़ता है, और कहाँ हम उस परंपरा को लेकर आज आ गए कि हमें सोचना पड़ रहा है, हमें देखना पड़ रहा है, हमें हाय तौबा करनी पड़ रही है कि कलाकार का क्या होगा। मैंने ये भी लिख के भेजा है प्रधानमंत्री जी को कि जो थोड़ी बहुत अनुदान मिनिस्ट्री, मंत्रालय कृपा करके संस्थाओं को देती है पूरे भारत में, वो भी 2-2 वर्ष तक नहीं मिलता है, और उसमें से 6,000 रुपया प्रति माह मेरी संस्था देती है कलाकारों को। कहाँ से लाके देगी? लेकिन वो 6,000 प्रति माह दहाड़ी के मजदूर से भी कम है। यदि आप उसको एक दिन में लगाएं, इट इज लेस देन अ डेली वेज वर्कर। कला राजाओं का तो नहीं था, कला मंदिरों की कला थी। उसके पहले मंदिर नहीं बने थे, तब लोक कला ही थी। तो ये गलत फहमी जो एक दूसरी है कि उल्टा बताया जाता है हमारे इतिहास में। ओहो, एलिटिस्ट आर्ट, राजा महाराजा, मंदिर, सब बड़ा बड़ा, सामान्य लोगों के लिए कुछ नहीं। तो लोग न सोचते हैं, न पढ़ते हैं, न जानते हैं, न पूछते हैं। क्यों? सामान्य लोग हम जिनको कहते हैं, जिसमें आप, मैं, हम जैसे सारे लोग हैं, प्रत्येक हर एक हिस्से भारत में, प्रदेश में कलाएं जो थीं, वो जन्मदिन पे, उपनयन संस्कार हो, उसके उत्सव में, आपके विवाह मांगलिक प्रसंगों में, उत्सवों में, जैसे कि बिहू आज भी होता है असम में, तो तीनों बिहू जो हैं, भोगाली, रंगाली, कंगाली, वो तीनों ऋतुओं के हिसाब से हैं, प्लस एग्रो इकोनॉमी के हिसाब से हैं। कृषि प्रधान देश है, तो कृषकों का जो भंडार भर जाता है धान कटाई के बाद, उसका सेलिब्रेशन, वो एक भोगाली, फिर रंगाली, वो बसंत ऋतु का, और कंगाली अंत में जब भंडार खत्म हो गया, धान कटाई नहीं हुई, तब भी तो नृत्य संगीत करना है, तभी हाय करके नहीं बैठना है। तो विवेक जी, बहुत सारी बातें हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमारे रक्त के कण कण में, भारत की भूमि के कण कण में, मिट्टी में ऐसा चमत्कार है कि जब लगता था कि सब बैठ गया, तो कहाँ से क्या क्या फिर नया बन के निकला। तो ये इसके मूल बहुत अंदर है। और गीता में कहा है ना श्री कृष्ण ने, ऊर्ध्व मूलम अधशाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्यम वेद स वेदवित्। तो हमारे मूल अंदर भी हैं, शाखाएं ऊपर नहीं है, हमारे मूल अंदर भी हैं और ऊपर भी हैं। ऊपर से भी डिवाइन ग्रेस, उससे सारा अंतरिक्ष तक फैलता है, और जमीन के अंदर अंदर तक है। तो कलाएं हमारी ऐसा अद्भुत वृक्ष है कि जो नए नए कोपल, नए पत्ते, नए फूल, नए फल, नई सुगंध देता ही रहता है। बहुत बोल गई मैं। नहीं, आप बोलती रहिए बस, और क्या है ना, ये तो इतना ज्ञान का भंडार है, जो लोग क्या क्या लिख रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। इसका मतलब ये सब चीजें किसी को बताई क्यों नहीं? कि मैं जिस जनरेशन का हूँ, हमारे माता पिता तक वो सीमित रहा। मैंने देखा भोपाल में, मैंने आपका, बहुत छोटा था मैं, भोपाल में उत्सव होता था, आपको याद हो, भारत भवन और वो रविंद्र भवन के पीछे महान महान कलाकार आते थे। हम बच्चे बड़े हुए उस कला को देख के। तब रेडियो में भी काफी शास्त्रीय संगीत बजता था, शास्त्रीय नृत्य हम देखते थे। धीरे धीरे सोनल जी, आज मेरा बहुत हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश का इसलिए कह रहा हूं, मेरा हृदय प्रदेश इतना दुखी होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जैसे वो छोटे छोटी क्यारियां होती हैं, छोटी छोटी कोपलें होती हैं, उसमें छोटे छोटे पौधे खिल रहे होते हैं,
उनके ऊपर पांव रख के कोई चलता है तो मेरे को इतना दुख होता है। मुझे लगता है जैसे आपने अरमान को, एक नई चीज को फलने के पहले ही कुचल दिया। आज जितने बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनका मुंडन जब होता है, छोटे बच्चा जब पैदा होता है तो हम बॉलीवुड के गाने लगा देते हैं, फिर मुंडन होता है फिर बॉलीवुड के गाने लगा देते हैं, फिर उसका पहला जन्मदिन होता है बॉलीवुड के गाने लगा देते हैं, फिर उसका पहला जन्मदिन होता है तो बच्चे को तो कुछ पता नहीं है, फिर बॉलीवुड के गाने लगा देते हैं और सारा परिवार और मित्र मिलके बॉलीवुड के गानों में डांस करने लगते हैं। फिर वो वीडियोस हम लोग डाल देते हैं उसमें। हमने पूरा, अच्छा बॉलीवुड में भी कोई ऐसा थोड़ी है, आप देखिए उनका वहीदा रहमान जी ने एक डांस किया था, मैंने आप दोनों की फोटो भी देखी, आपने शायद साथ में कुछ किया भी था, एक आई भी थी आपके शो में वो वहां कमानी थिएटर में अभी रिसेंटली, वहीदा रहमान जी। क्या डांस उनने किया है। भारत में डांस की परंपरा को लोग लेके आते थे, हमारी फिल्मों में उसको हमने कायम रखा था। पर ये ऐसा क्या हुआ कि इतने महान जिनके वंशज हों, जिनकी इतनी बड़ी परंपरा, आप बोल रही हैं सिर्फ, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ईश्वर सरस्वती ऊपर से रोशनी फैल रही है और मेरे ऊपर तो रोशनी आ भी रही है, बहुत सूरज की प्रकाश जैसे आपका फैला। ऐसा हमने क्या किया, हमारे समाज ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, या हमारी सरकार ने, या जिन लोगों ने, कि हमने हर चीज को लाके बॉलीवुड पे खड़ा कर दिया। कपड़े भी हम वही, नहीं कपड़े भी एक कल्चर का पार्ट है, कपड़े भी हम वही पहनते हैं, बातें भी वैसी ही करते हैं, हम नृत्य भी वही करते। क्या हमारी संस्कृति क्या सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित रह गई है? और क्यों हुआ ऐसा, ये मैं जानना चाहता हूं, कारण क्या है, ताकि हमें पता चले हमारा दुश्मन कौन है। आपने खुद ही बता दिया, मैंने यूं किया था अभी कि कुछ तो जो हम गुलाम रहे, बहुत सुना है ना, गुलाम रहे गुलाम रहे गुलाम रहे। लेकिन उस गुलामी में भी राजनैतिक आतंक, आक्रमण, इसके सामने भी हमारी कलाएं, कलाकार, गुरु लोग जीवित रहे। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947, उसके बाद दो बातें हुई। एक की जो जिस तरीके से इतिहास लिखा गया, उस इतिहास में बहुत सारी गड़बड़ियां, जिसके बारे में आज तक भी विवाद चल रहे हैं, गड़बड़ियां हुई और उन गड़बड़ियों को ही लेकर आगे बढ़ाया गया। उसके साथ मैं जोड़ती हूं और दो बातें। शिक्षण पद्धति, आपने कहा ना शिक्षा, एक बात ये कि हमारा शिक्षण मंत्रालय जो होता था, लगभग ये सोचिए, समझिए कि 70 अर्ली 70s के दायके तक, तो शिक्षा मंत्रालय में संस्कृति भी थी, ये सारा एक था। उसके बाद जो भी देखा देखी और देशों की या जो भी बुद्धि जिसकी हो, उन लोगों ने पूरा HRD मिनिस्ट्री कर दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। उसमें आपको याद है कि कल्चर को निकाल के अलग किया, टूरिज्म अलग हुआ, चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर अलग हुआ, स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स वगैरह वगैरह। तो ऐसे 4, 5, 6 हिस्से कर दिए गए। मैंने कई बार ये कहा कि जब आपने शिक्षण और शिक्षा पद्धति से कल्चर को उठा लिया, संस्कृति को हटा दिया, तो आपने जो छाछ बिलोई थी उसमें से संस्कृति, कला का मक्खन, नवनीत, वो तो हटा दिया, और ये खट्टी छाछ जिसको आज आप शिक्षण कहते हैं वो रह गई। तो आज का शिक्षण क्या है कि ग्रेड्स लाओ, ग्रेड्स लाओ। अभी पिछले महीने क्या पढ़ा है वो अभी इस महीने याद नहीं है, परीक्षा के पहले रटन करो और उल्टी करो। संस्कृति का क्या हाल हुआ? संस्कृति को कभी टूरिज्म से जोड़ दिया, कभी विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के साथ जोड़ दिया, कभी कभार अकेला रहा बहुत कम, और तभी एक बार तो ये हुआ कि एनिमल हस्बेंड्री के साथ भी जोड़ दिया गया।
तो कैसे? तब मुझे मैंने नहीं पता फिर ये। कहा है जी, ये बताइए, मुझे भी नहीं पता ये तो। हाँ, और अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है अटल जी के समय में हुआ जब मेनका गांधी जी को कुछ समय के लिए कल्चर मिनिस्टर बनाया, और उनका तो पशु प्रेम सब जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भी जाएगा मेरे साथ, कल्चर जाएगा एनिमल हस्बेंड्री के साथ। तो मैंने धमकी दी कि मैं 7 नंबर रेस कोर्स रोड, अभी तो जन कल्याण मार्ग, धरना देने वाली हूं। अति हो गई है, अति यानी अति अपमानजनक, और ये हम कभी भी इसको अब सहन नहीं करेंगे। तो तुरंत खटखट खटखट अलग हो गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब आप समझते हैं जी। कि जब उसका स्थान शिक्षा पद्धति से नहीं रहा, या यदि आपने उसको अकेला कर दिया तो अकेला ही रखो। क्यों आप जोड़े जा रहे हो अलग अलग मंत्रालयों के साथ? होता क्या है विवेक जी कि एक जो ग्राउंड रियलिटी है, बाकी मिनिस्ट्रीज में, जैसे टूरिज्म मिनिस्ट्री है जो जिसके साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, अभी पहले भी जुड़ा हुआ था, तो वहां पे आप आंकड़े दे सकते हो ना कि कितने टूरिस्ट आए, कितना रेवेन्यू मिला, कितनी होटल रेस्टोरेंट्स को फायदा हुआ, कितने विमान उड्डयन चले, कितना ट्रांसपोर्ट को फायदा हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। संस्कृति में ये भी सुना गया, अरे कितने तबलियों ने तबला बजाया ये बताऊं क्या? यहां तक, यहां तक। तो जब संस्कृति क्या है वो ही नहीं समझ में शब्द आ रहा, क्रू धातु से कर्तव्य, कृति, कर्म सब है, और समरूपेण यानी सम जब लगता है तो संस्कार से संस्कृति। अब जब संस्कार नहीं बचेंगे तो संस्कृति क्या बचेगी? तो मेरा कहना यह है कि 1960 अर्ली 70s तक तो मैंने ये देखा, 80 तक भी, कि हम जैसे किशोरी आमोनकर जी, पंडित रविशंकर जी, यामिनी कृष्णमूर्ति जी, बिरजू महाराज जी, संयुक्ता पाणिग्रही जी, और आपके हरि प्रसाद जी, शिव कुमार जी, अमजद अली खान जी, हम सारे सेलिब्रिटीज थे। बॉलीवुड नहीं शब्द आया था, हिंदी फिल्म्स कहा जाता था, तमिल फिल्म्स, मलयाली फिल्म्स की बहुत बोलबाला थी, मुझे मालूम है। और वहां सत्यजीत रे बैठे थे बंगाल में। तो हिंदी फिल्म्स कहा जाता था, और वो अपनी जगह थे, हम अपनी जगह थे। और मैं ये बताऊं कि कुछ फैशन शोज वगैरह में रेखा के साथ मुझे भी बुलाया गया एज जज। मैंने कई ऐसे, यानी आई हैव बीन इनवाइटेड टू सो मेनी सच इवेंट्स। कहने का तात्पर्य अगेन ये है, मतलब कि आपने पूछा कैसे ये सब हो गया, तो टेलीविजन तो आ ही गया। टेलीविजन में आज तक लोग याद करते हैं, ब्लैक एंड वाइट जब शुरू हुआ तो मेरा सबसे पहले आया था उसमें, और मेरी एक सीरीज चली थी कि जिसमें मैंने भरतनाट्यम के जो विशेष टेक्निक है बताई। दूसरे अंश में मैंने इसके जो विशेष कार्यक्रम होते हैं, अलारिपू से लेके तिल्लाना तक जो एक क्रम है, मार्गम कहते हैं, वो बताया। और तीसरे में प्रश्न पूछे गए कि भरतनाट्यम क्या वही रहेगा, बदला है, उसमें आप क्या क्या दिखा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो लाइव ऑडियंस बैठी थी। वो सीरीज इतनी पॉपुलर हुई कि 50-500 बार दिखाई गई। फिर कलर टीवी आ गया, तब भी हम लोगों के नेशनल प्रोग्राम ऑफ डांस, नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक होते थे, 8 बजे होते थे, यानी अच्छे समय पे होते थे। फिर धीरे 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 विजुअल जो है टेलीविजन का, उसमें फिल्मों ने प्रवेश किया, ज्यादा फिल्म स्टार्स ने प्रवेश किया। फिर आपके फिल्मी अवार्ड्स जो फंक्शंस चल पड़े। पहले एक होता था कोई फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह, मुझे याद है जो, उसके बाद कितने सारे हो गए, हर एक साबुन वाला, हर एक तेल वाला, हर एक टैल्कम पाउडर वाला अपने अवार्ड्स दे रहे हैं।
अब वो सारे फिर वही आपके फिल्म स्टार्स, नाचना कूदना बोलना चतुराई दिखाना। आदतें क्या पड़ गई विवेक जी कि आपने स्विच खोली, आपने चैनल्स चेंज की, जो नहीं पसंद है ऑफ करो। आपके हाथ में मोबाइल आ गया, मोबाइल से आपको जहां बात करनी है, मैसेज करना है, यूट्यूब पे जाना है, जहां जाना आप चले गए। आपके पास जंक फूड आ गया, होम डिलीवरी आ गई, बैठे बैठे मजे से पिज्जा खाइए। आपके पास टिन कैंस आ गए, खोला आपने गड़गड़ गड़गड़ कोका कोला पिया। एवरीथिंग रेडीमेड, रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड भाषा, रेडीमेड जेस्चर्स, ये बेबी, ये ड्यूड, रेडीमेड जेस्चर्स आ गए। काम हमें करना क्या है, दिमाग क्यों चलाना, सब तो आपको थाल में दे रहे हैं। बहुत सारे रियलिटी शोज भी आ गए जो पहले कभी नहीं होते थे। तो 2.5 मिनट 2 मिनट के लिए इतनी मेहनत, उसमें होते होते भाई टीवी पे दिखना है, टीवी पे दिख रहे हैं, माँ बाप भी दिख रहे हैं, एक चेक भी मिल रहा है। ये जो सारा एक कल्चर शुरू हुआ, कुछ अच्छी थोड़ी बात होगी, लेकिन जो नहीं ठीक था वो ज्यादा आ गया। उसमें आपने सुना होगा कि जो रियलिटी शोज में उनको नहीं चांस मिला, या जिनको प्राइज नहीं मिला, या जिसको जो भी होता है सारा, तो कुछ ने सुसाइड भी किया, कुछ डिप्रेस्ड होके साइकोलॉजिकल केसेस बन गए। आज जैसे शिक्षा पद्धति में हो रहा है, ऊंची ग्रेड नहीं लाए, सुसाइड कर रहे हैं, टंग रहे हैं छत से। और स्कूल्स जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, उन लोगों ने तमाशा बना के रखा है। द स्कूल को ग्रेड चाहिए, 10th में द टीचर्स हैव टू वर्क सो मच कि हमारा 100% रिजल्ट क्यों नहीं आया, उस पे उनकी तनख्वाह कटती है। 12th में रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो पूरे स्कूल का एक ग्रेडिंग होता है, वो कौन करता है भगवान जाने। जैसे TRP भूत है, वैसे ये ग्रेडिंग भी भूत है, और इस भूत ने कितनी जाने ले ली है। होते होते ये कल्चर का जो ह्रास हुआ कि संस्कार, सभ्यता, संस्कृति क्या है। सभ्यता में कह रही हूं, एक तो सिविलाइजेशन पूरी, और एक बातचीत में आचार विचार वाणी में सभ्यता। कहते हैं ना असभ्य भाषा, अभद्र भाषा। अब वो भी है कि भाषा तो दिखाती है ना कि आप किस कगार पे खड़े हो, आप किस बिंदु पे आ गए हो। तो जब आप खाली व्हाट्सएप कर रहे हो और हाउ आर यू, होप यू आर ओके, वो आपने 100-200 को भेज दिया, आपने ब्लॉक ईमेल्स भेज दी, उसमें अपनापन तो है नहीं। फिर वही जो बताते हैं ना कि थम डाउन नीला आ गया तो आप यूं हो गए, और यूं आ गया तब यूं हो गए। तो यानी यू आर टोटली डिपेंडेंट नाउ ऑन दीज थिंग्स। आपका अपनापन, अपनी अस्मिता, अपने संस्कार, अपने अंदर की जो रिचनेस है, वो कहाँ गई, वो कहाँ गई, और कहाँ क्यों गई। तो इसीलिए गई कि हमारी स्कूल में नमस्कार करना तो नहीं सिखाते, और जो नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, ये एक सेंसिटिव बात लोगों को लग सकती है, लगे, लेकिन हम तो बातचीत कर रहे हैं। नहीं, ये सत्य, बहुत बड़ा सत्य है ये, कि स्कूलों, माइनॉरिटी स्कूल्स कैन टीच अबाउट देयर रिलीजन, अबाउट देयर व्हाटएवर कल्चर, वो देयर नीति नियम, लेकिन जो बाकी स्कूल्स हैं सो कॉल्ड मेजॉरिटी की, दे कैन नॉट, दे मे नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे ये आ गया, ये तो हमारे मानवाधिकार के खिलाफ है, ये हमारे अधिकार के खिलाफ है, खुल्लम खुल्ला। तो इतना ज्यादा बायस, इतनी ज्यादा प्रेजुडिस क्यों भाई, हमने आपका किसी का क्या बिगाड़ा है। तो जब आपकी शिक्षा पद्धति में ही नहीं, न घर में, न माँ बाप को अब समय है,
न माँ बाप को समय है, न स्कूल में है, न टेलीविजन पे है, न यूट्यूब पे है, न वातावरण में है, तो कहाँ से आएगा? क्यों आएगा? तो जानने की इच्छा भी नहीं फिर रखते हैं बच्चे। मेरी संस्था जो है श्री कामाख्या कलापीठ, माँ कामाख्या के नाम पे, और वैसे सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस 1977 में शुरू हुआ। उसमें बाकायदा तिलक, गोल तिलक लगाना ही पड़ता है। कुमकुम का पूरा रखा हुआ है कटोरा, लकड़ी का कटोरा, जिसमें बुद्ध के साधु ये भाग मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। वो कटोरा मेरे पास था, पूरा कुमकुम से भरा हुआ है। माँ बाप भी आते हैं, बच्चे जो आए पहले उनको ये करना पड़ता है। जूते बाहर लाइन से लगे हुए होते हैं, और कोई भी महिला मात्र कुर्ता और ये पहने विदाउट ओढ़नी नहीं आ सकती, या तो साड़ी पहने या तो ऊपर ये डाले दुपट्टा। और कोई भी माँ बाप, ये बाप या भाई या जो भी है, हस्बैंड है कोई है, वो पतलून टीवी ये नहीं, गंजी वगैरह, नो 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 नो, टी शर्ट। दे हैव टू वेयर कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता, नॉट दिस लिटिल कुर्ती। अब एक बात मैं विवेक जी चलते चलते एक और बहुत सेंसिटिव इश्यू बताना चाह रही हूँ, जब हम खुल्लम खुल्ला बात कर ही रहे हैं। बुरा मुझे ये भी लगता है, जो असभ्यता अभद्रता लगती है कि पुरुष टाइट जीन्स पहनता है, टी शर्ट पहनता है, और आके उनको नीचे बैठना पड़ता है संगीतकार जो होते हैं नृत्य के साथ रिहर्सल में। आप सोच नहीं सकते कितना ओब्सीन लगता है। जी। कोई लड़की ऐसे बैठे तो तुरंत भौं टेढ़ी हो जाती है लोगों की, नेचुरली। मेरे यहाँ संगीतकारों को भी ये हुक्म है, ये ऑर्डर है, लंबा घुटने से नीचे वाला कुर्ता पहनेंगे, और 2 कुर्ते एक्स्ट्रा मैंने खरीद के रखवाए हैं। चलो भूल गए, रिकॉर्डिंग से आए, फलां ढिमका, बाहर खड़े रहो, कुर्ता बाहर भिजवाया जाएगा, पहनिए, तिलक करके अंदर घुसिए। फिर मैंने देखा है हमारे पॉलिटिकल सोशल बड़े बड़े उसमें कि पुरुषों को भान नहीं है कि छोटा कुर्ता पहना तो कैसे बैठना पब्लिक में, पैर घुटने फैला के बैठते हैं। आपके कुर्ते के नीचे से सारा विहंगम दृश्य दिखता है, क्यों मुझे वो देखना पड़े? वाई? मैं हमेशा कहती हूँ मोदी जी का एग्जाम्पल देखो, कैसे बिल्कुल स्वस्थ सुभद्र तरीके से बैठते हैं, घुटने जोड़ के या पैर के ऊपर पैर रख के। एक उसमें शालीनता है और दूसरों के लिए आदर है। जी। विवेक जी, मैं बहुत बड़ी बात आज कह रही हूँ जो कोई नहीं कहता है। बहुत बड़ी बात कर रही है ये हम मैं भी बताऊंगा एक छोटी सी बात इसमें, एक छोटा सा एक किस्सा भूल जाऊंगा। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी और गांधी जी के बीच में हुआ। तो आप जानती हैं गांधी जी वक्त के बड़े पक्के थे, वो घड़ी लेके भी घूमते थे हर समय कि भाई मैं टाइम पर हूं। तो वो जब रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से मिलने, में ठाकुर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ठाकुर ही उनका बोलना चाहिए, टैगोर तो हमने कर दिया। तो उनसे जब मिलने गए तो 10-15 मिनट लेट हुए, तो उस पर लोगों ने आपत्ति जताई कि देखो गांधी जी आए और वो लेट हो गए हैं, गुरुजी आपने लेट किया है, तो ये उनका अपमान तो नहीं कर रहे आप? तो जब गुरुजी बाहर आए टैगोर साहब, तो उन्होंने बोला देखिए ऐसा है गांधी जी, मेरे बाल बहुत लंबे हैं और मैं अचानक आप आ गए, अगर मैं उन बालों को ढंग से बनाने में मुझे 10-15-20 मिनट लगते हैं, अगर मैं उनको ढंग से नहीं बनाता तो मेरी नजर में ये आपका अपमान होता, और मैं अपना भद्र रूप आपको नहीं दिखाना चाहता हूं, आपका अपमान नहीं करना चाहता, तो आपके स्वागत आपकी इज्जत में मैंने ये किया है, तो आप वक्त को लेके इतना ज्यादा फिनिकी मत बनिए, मत सेट पर मैं आपको सोनल जी एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने खुद अनुभव की। मैं बहुत छोटा था, मेरे पिताजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, उन्होंने सारे वेदों का ट्रांसलेशन किया है,
95 साल तक रहे और अथर्ववेद का ज्ञानपीठ के लिए लास्ट में उन्होंने अनुवाद किया। भारत में एक ही व्यक्ति ने किया चारों वेदों का। और आखिरी पन्ना उसका जब उनने पोस्ट कर दिया पूरा डॉक्यूमेंट ज्ञानपीठ को, उसके उनने कहा था जब तक मैं ये खत्म नहीं करूंगा कार्य, अगर यमराज भी आ जाए तो मुझे उठा के नहीं ले जा सकते, क्योंकि मेरे साथ सरस्वती खड़ी है। तो उनने आखिरी भेजा और उसके अगले दिन उनको छींकें और कुछ आनी शुरू हुई। 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल में गए और उनका निधन हुआ। वो वाइस चांसलर थे, तो उनको एक कमेटी मध्य प्रदेश में बनी जिसमें साहित्यकारों का सम्मान करने की बात हुई थी। तो उसमें कौन आएगा चीफ गेस्ट, ये बात चल रही थी, पुरानी बात थी। तो मध्य प्रदेश की महान जो कवित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी और माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनने लिखा है मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र महान महान कवि थे। तो उनके नाम सजेस्ट किए मेरे पिताजी। उस वक्त मेरे ख्याल से शायद मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर एक नाम जरूर लूंगा, क्योंकि रविशंकर शुक्ल जी ने ही मेरे पिताजी को मध्य प्रदेश बुलाया था और उनकी बड़ी मित्रता थी। तो उनके बेटे थे विद्याचरण शुक्ल जी, और वो उस वक्त इंदिरा गांधी जी के बड़े क्लोज थे। और अशोक वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी और विद्याचरण शुक्ला ने कल्चर को और आर्ट को अपना एक जमींदारी सी स्थापित कर दी थी। हालांकि उन्होंने काम अच्छे किए, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, भारत भवन बनवाया, उत्सव करते थे सब। तो मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था लेकिन कहीं इंप्रेशन बस गया है मेरे दिमाग में। विद्याचरण शुक्ला जी ने मेरे पिताजी को बोला कि चाचा जी बोलते थे उनको, तो उन्होंने बोला चाचा जी अब कहाँ अब ये आप सब बुला रहे हैं इन बुड्ढों को, इनको तो अब चल भी नहीं पाते हैं, ये लोग लाठी आठी लेके चलते हैं, बंबई से किसी फिल्म वालों को बुलाते हैं जो लिखते हैं लिरिक्स। तो मेरे पिताजी शायद घर में आए, मेरी माँ को बोला होगा, पर मेरे को याद है उनने जो बोला था, उनने कहा अब भारत हम लोग के हाथ से निकल गया। ये शब्द मुझे याद है, उनने बोला भारत हमारे हाथ से निकल गया। दूसरा, ये बात मुझे तब नहीं समझ में आई जब मैं ये अर्बन नक्सल्स के लिए रिसर्च किया मैंने कई सालों तक, तब मुझे समझ में आया, अब तो खैर बुक के कारण सब जान गए, कि जब इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो इन लोगों सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी थी जहां से इनको सपोर्ट मिलता था तो वो सत्ता में रह सकती थी। और तब ये कम्युनिस्ट पार्टी ने एक उनके साथ ट्रेड ऑफ किया, उनने कहा हम सपोर्ट करेंगे बशर्ते आप पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें दें। तब नूरुल हसन साहब आए और तब सारे जितने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स थे, जितनी संस्थाएं थी, चाहे वो संगीत नाटक अकेडमी हो, कला अकेडमी हो, आप देखिए हर जगह भारत में सरकार किसी की भी आए लेकिन तंत्र चलाने वाले यही लोग हैं। और इन लोगों ने ऐसा कुछ जादू कर दिया है कि आज 6 साल से एक राष्ट्रवादी भारतीय जमीन से उगी हुई सरकार है, पर ये लोग भी जब सरकारी फंक्शंस होते हैं, कुछ किसी को पुरस्कार देना होता है, तो ये लोग भी उन्हीं को बुलाते हैं, क्योंकि इनके भी दिमाग में कहीं ये बस गया है कि जब तक इन लोगों की प्रशंसा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग कहीं पे पहुंचे नहीं है। और यही बॉलीवुड में हो गया है। आज आप देखिए, अनुपम खेर जी अगर कुछ बोला तो उनको अलग करो, विवेक अग्निहोत्री ने बोला निकाल के फेंको, सोनल जी ने बोला तो आपकी तो कहानी सारा विश्व जानता है, आपके साथ कितना इनने अत्याचार और उपद्रव किया है, कोई बोलने वाली बात भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये भारत का पतन जो हुआ है संस्कृति और सभ्यता का, इसमें हमारे ये पॉलिटिशियंस और गांधी परिवार का, हालांकि इंदिरा जी ने अपनी इमेज बना के रखी, पुपुल जयकर को ले आई, ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना, उनने अच्छा भी किया, एस्थेटिक्स का भी सेंस था। अगर आप पीएमओ में जाएं तो वहां कुछ अच्छे उनने, पर उनका पूरा संस्कृति को लेके था, खजुराहो की मूर्तियां चुरा के अपने रख लो घरों में। अशोक वाजपेयी जी के घर में इतनी खजुराहो की मूर्तियां थी, आप कल्पना नहीं कर सकती। मैं नाम लेके इसलिए बोलता हूं कि मुझे घृणा हो गई है, मुझे ऐसा लगता है इस देश का दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, इस देश के दुश्मन अपने ही लोग हैं सोनल जी। तो एनीवे हम आगे बढ़ेंगे, पर 2 चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, मैंने बोल दिया है, माफ करिए आप सब लोग, मैंने बोल दिया है कि अब किसी का हम लोग वो नहीं डालेंगे यहाँ, क्योंकि लोग उसे पढ़ने में लग जाते हैं और कई लोग कह रहे हैं प्लीज मत डालिए, हम पढ़ेंगे नहीं, हम सुनना चाहते हैं। तो आप तो जगत गुरु हैं, ये बताइए, आपने द्रौपदी को एक नया इंटरप्रिटेशन दिया, आपने देवी दुर्गा पंचकन्या पे आपने इतना महान काम किया है जो शायद किसी और ने किया भी नहीं।
आज ये फेमिनिज्म को लेके बहुत सारे लोग नए खड़े हो गए, प्लेकार्ड ले आते हैं, 4 फोटो डालते हैं और फेमिनिस्ट बोलते हैं, और हर लिटरेचर फेस्टिवल में उनका आदर होता है, अवार्ड्स मिलते हैं, उनकी किताबें छपती हैं। पर भारत में जो नारी शक्ति है, आप सामने बैठी हैं, इतना प्रकाश आपके चेहरे से, आपकी आंखों, आपकी वाणी से निकल रहा है। थोड़ा सा ये बताइए कि क्या प्रेरणा दुर्गा या सीता या इन लोगों से लेते हैं, और क्यों इन लोगों को आज अटैक करते हैं हम लोग? ऐसे में असली भारतीय फेमिनिज्म क्या होनी चाहिए, इस पे आप बिल्कुल आराम से जरा बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना सबके लिए। और एक और क्यों हमारी हाउसवाइफ्स को हर समय इतना नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है? पहले मैं हाउसवाइफ का वो लेती हूँ, बाकी का फिर जी। तो ये शब्द जो हाउसवाइफ है ना, वही तो गलत है। मैंने पहले ही कहा ना कि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने से सत्यानाश। यू ऑलवेज गेट द रॉन्ग आंसर। हमारे यहाँ शब्द है गृहिणी। गृह यानी नॉट ओनली द हाउस, योर ओन होम, लेकिन जैसे सभागृह है, यानी द बृहद एक जो परिवेश है वो भी गृह है। आपके अड़ोस पड़ोस, आपके परिवार के और सदस्य, जानने सुनने वाले मित्रगण, ये सारा भी आपके गृह में आ जाता है। और सभी के साथ व्यवहार, कहाँ क्या भेजना है, क्या देना है, बुलाना है, बोलना है, तैयार करना है, वो सारा काम गृहिणी करती है। तो गृहिणी को तो स्तंभ माना है, पिलर। शी इज द पिलर ऑन विच द रूफ ऑफ द हाउस स्टैंड्स। हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ है। गृहिणी में वाइफ शब्द ही नहीं है, पत्नी शब्द नहीं है। शी इज द हाउस होल्डर, शी अपहोल्ड्स द हाउस, ये होना चाहिए। नॉट हाउसकीपर, नॉट होम कीपर, शी इज नॉट अ कीपर, शी इज द मेकर, शी इज द अपहोल्डर। इसीलिए ये हाउसवाइफ शब्द का मैं घोर विरोध करती हूँ। क्या बात। तो गृहिणी शब्द आया। अच्छा, अब मैं आगे चलती हूँ। फिर आपने दुर्गा नाम लिया, द्रौपदी नाम लिया, और नाम लिए। यहाँ पे मैं एक फर्क करना चाहूंगी। और ये जो परंपरा है सोच की, थॉट परंपरा, हमारे कॉन्सेप्ट्स की, ये बड़ी अजीब है। मात्र आई थिंक भारत में है। इसमें 2 पहलू है जो मुझे समझ में आया। एक है कॉन्सेप्चुअल। दुर्गा है, पार्वती है, लक्ष्मी है, राधा है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। द कॉन्सेप्ट्स हैव बीन पर्सनलाइज्ड। उन कॉन्सेप्ट्स को, उन विचारों को, उस दर्शन को एक साकार रूप दिया गया। और दूसरा है हिस्टोरिकल, जिसमें आपके सीता, द्रौपदी वगैरह 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 महिलाएं आती हैं। अब दोनों को हम आप सब समझ रहे हैं। वी नो, वी अंडरस्टैंड। बाकी लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। 3-4 वर्ष पहले अब ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ गया। हे भगवान, 365 दिन तो है स्त्री नारी के। आप क्या कह रहे हैं कि एक दिन? तो इंटरनेशनल मैन्स डे कहाँ है भाई? कहाँ है? क्यों नहीं है? मैं हर वक्त पूछती हूँ, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। Who decided कि there will be an International Women's Day? Who? भारत में तो नहीं तय हुआ। हमारे यहाँ 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, 365 दिन वर्ष के मातृदेवो भव, सबसे पहले। नारी तू नारायणी, सबसे पहले, है कि नहीं? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ये तो सब हमारे कंटिन्यूइंग है, कंटिन्यूअम में है, चालू है। तो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे फिर आया। एक दिन भाई, आहा आहा, खत्म। उसके बाद
न पहले न बाद में। गलत कॉन्सेप्ट्स जो आए उसको हमने धर लिया, जिससे कि हमारी अपनी सोच बदलती गई और हमारी सोच को समझाने वाले भी नहीं रहे। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि 4 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मुझे बुलाया, किसी बड़ी होटल में आयोजन था, उसमें उस वक्त अरविंद केजरीवाल का कोई मिनिस्टर था जो बड़ा, उस वक्त उसका नाम था, फिर एक महिला पत्रकार जो बड़ी फॉरेन विदेशी मामलों में बड़ी जानकार थी, वो एंकर थी। ऐसे ऐसे कुछ हम 5-6 लोग थे और बड़ी एलीट ऑडियंस, बड़ी लिबरल सेक्युलर लेफ्टिस्ट ऑडियंस, एलीट कोट एंड कोट। तो विशेष रूप से मुझे पूछा गया, जो उस वक्त बहुत चल रहा था, आपको याद होगा JNU वगैरह में, द न्यू नैरेटिव हैड बीन बिल्ट अप कि महिषासुर तो दलित था, महिष दलित था और दुर्गा ने उसको मारा। याद है आपको? जी 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 जी। तो फिर मैंने यही कहा कि आप लोगों के दिमाग में आपने काला रंग पोत दिया है, तो आपको सभी काला दिखता है। जो महिष शब्द है वो क्या है? महिष यानी भैंसा। भैंस वैसे ही कीचड़ में पड़ा रहना पसंद करती है, आलसी है, जड़ है, मूढ़ है, मूर्ख है वगैरह। ये सारे जो दुर्गुण है वो फीमेल भैंस से ज्यादा भैंसे, मेल भैंसे में होते हैं। और वो भैंसा, उसका सिंबल है महिष। और उस जड़ता, उस अज्ञान रूपी काले महिष को दुर्गा ने त्रिशूल, जो तीनों लोकों का, 3 त्रिकाल का, बहुत 3 गुणों का, बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रतीक है, कहाँ मारा? उसके हृदय में, अनाहत चक्र में, जिससे कि वो अंधकार छट जाए। और आप देखिएगा कि जितने हमारे प्राचीन शिल्प हैं, चित्र हैं, पेंटिंग्स हैं, उसमें दुर्गा के मुंह पे कहीं क्रोध नहीं है। शी इज प्रसन्न मुखी और वो अपना कार्य कर रही है। एक माँ एक दुष्ट बच्चे को पाठ सिखा रही है, और महिष जो आधा निकला है भैंस के शरीर से, असली असुर का रूप लेकर ना, उसकी दृष्टि दुर्गा पे है और दुर्गा की दृष्टि महिष पे है। तो ये जो नेत्रपात हो रहा है, नेत्र कटाक्ष हो रहा है, वो भी बहुत कुछ कहता है। आप गुरु की आंखों में देखें, आप माँ की आंखों में देखें, आप एक सद्गुणी मित्र की आंखों में देखें, तो उससे भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो दुर्गा का ये जो चित्र है वो तो कोई बोलता नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कॉन्सेप्ट है, लक्ष्मी कॉन्सेप्ट है। लक्ष्म यानी चंचलता। पैसा आया पैसा गया। आज की तारीख में कितने सारे हमारे धनी लोग, पैसा बनाया, पैसा गया, डूब गया, भाग गए। आप हमारे सामने है उदाहरण। इसे लक्ष्मी चंचल है। कहते हैं कि लक्ष्मी कभी भी खड़ी नहीं होनी चाहिए, चित्र में भी जो आप घर में लाओ मूर्ति, बैठी होनी चाहिए, लक्ष्मी बैठे। ये सारे वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स। फिर हम आते हैं द लिविंग कॉन्सेप्ट्स, द हिस्टोरिकल। उसमें आपने नाम लिए पंचकन्या के, द्रौपदी के, सीता के। अब इन सब की तो इतिहास गाथा है, इन सब का जन्म मरण का इतिहास है, पूरी जीवनी का इतिहास है। उन्होंने क्या 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 सहा, क्या झेला, और उसको लेकर उन्होंने शुद्ध स्वर्ण की तरह अपने आप को प्रस्तुत किया। इसीलिए वो अद्भुत है। तो मैंने कई बार, आपने पंचकन्या का नाम कहा, तो पहले तो लोगों को तकलीफ ये होती थी, इंक्लूडिंग अटल जी। पहली बार पंचकन्या लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देखा था तो फोन आया कि भाई, अरे ये कन्या, ये तो मच मैरिड यानी विवाहित। और मैंने कहा आपने ध्यान से नहीं सुना अटल जी, आप देर से आए। कन्या शब्द कुमारी से अलग है। संस्कृत में हर एक शब्द का अलग अर्थ, ध्वनि, वजन है,
कॉन्टेक्स्ट अलग है, संदर्भ अलग है। तो कुमारी अनमैरिड है, कुमारी का, कन्या कुमारी नहीं है, कन्या इज मच मैरिड। तो कन्या कैसे हुई? तो कनक है सोना, तप तप के कनक की जैसे चमकती हुई है कन्या। तो ऐसी ऐसी बातें विवेक जी इतनी सुंदर है कि आज की हमारी भारतीय नारी परंपरा में ये सारी बातें जुड़ती हैं जी। और उसको समझते हुए यदि हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, कार्य करते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि पुरुषों का क्या करना, स्त्री तो समझ लेगी, व्हाट अबाउट द मैन? तो पुरुषों को भी श्री कोविड-19 महामारी ने शायद बहुत कुछ समझा दिया है जी। घर बैठे बेलन घुमाना सीखें, रसोई कैसे चूल्हा जलाना, गैस चलाना सीखें, कुछ सब्जी काटना सीखें, बर्तन मांजना सीखें, चाय बनाना सीखें, अपने अपने कपड़े धो के घड़ी करके इस्त्री करना सीखें, कुछ तहजीब से बात करना सीखें, अकेले बैठना सीखें, अपने परिवार को अपना मानना सीखें, अंतर्दृष्टि, अंतर झांकने का काम करें। तो बहुत सारी बातें शायद पुरुषों ने भी सीखी, आई होप। तो मैं अकेले कभी भी नारी की बात नहीं करती हूँ, नर नारी जुड़े हुए हैं। लेकिन आखिर में एक बात और, इसी नारी विषय पे हम भूल जाते हैं, मातृदेवो भव क्यों कहा? कोई पैगंबर, कोई क्राइस्ट, कोई गांधी, राम, कृष्ण, विवेकानंद, कोई देख लो, कोई पुरुष, सभी पुरुष माँ के गर्भ से ही जन्मे, माँ के गर्भ में रहे, माँ ने उनका रक्षण किया और फिर संसार को प्रेजेंट किया। तो हर एक नारी है, ग्रेट है। कौन से पुरुष ने जन्म दिया भाई? अभी तक तो नहीं दिया, आगे कौन जाने। वाह, यानी इतना ज्ञान एक बहुत वट के वृक्ष, बरगद के वृक्ष के नीचे ही मिल सकता है। मैं अभी आजकल पतंजलि को पढ़ने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि योगा को लेके इतना ज्यादा वो था, मैंने कहा आई विल गो टू द ओरिजिनल सोर्स। तो मैंने पहले स्वामी विवेकानंद जी का जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ा, अब मैं ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक संस्कृत के, बहुत कठिन काम है, कई 1 साल लगेगा, 2 साल, पर मैं उसकी अलग अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने जो बोला योग सूत्र या योग सूत्र, जी जी, तो उसमें एक बात जो निकल के आई, उन्होंने बोला है, समझिए, यानी आसान करने के लिए बोल रहा हूं, उन्होंने तो बहुत ही, यानी एक एक शब्द में इतने मीनिंग। उन्होंने बोला है कि अगर आप यहां खड़े होकर कोई एक पत्थर फेंकें तो अंततः वो घूम के वापस ही आएगा आपके पास, और पूरी फिजिक्स है उसके ऊपर, ऐसा नहीं है, वो साइंस भी प्रूव कर चुकी है उसको। तो उनने एक्चुअली ये बोला है कि कोई भी चीज जो है वो वापस सोर्स पे आएगी, कोई भी जो जहां से निकली वो सोर्स पे आएगी ही, यही। और अंततः देखिए, आपने जो कहा, सारे मर्द घर पे बैठ के जो सीख रहे हैं, और जिन जिन विद्वानों से मेरी बात हुई, थॉट लीडर से मेरी बात हुई, सब लोगों का ये कहना है कि जैसे कल मैं बात कर रहा था, उनने बोला अभी तक, अब ये पुरुष का वक्त चल रहा था, अब प्रकृति का वक्त आया है। यानी यिन और यांग में आप देख लीजिए, नर और नारी। कुछ लोगों ने बोला अब माँ का वक्त आया है। माँ मतलब फेमिनिन, जो हमने इतना बड़ा बड़ा सा, बड़ी फैक्ट्री, बड़ी सड़क, बड़ा फ्लाईओवर, बिग 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 जो हमने करने की कोशिश की, हर चीज में माचोइज्म लाए। अब हमें बैठ के फिर से अपने अंदर की मां को ढूंढना है। हर व्यक्ति के अंदर एक वात्सल्य होता है, उस वात्सल्य को ढूंढने की आवश्यकता है। और भक्ति में भी आप देखिए, जिसको सूफी कह के बहुत एक्स्ट्रा ग्लोरीफाई किया है फॉर पॉलिटिकल रीजंस, वो मैं अपनी अगली फिल्म में बताऊंगा, कश्मीर फाइल्स में, सूफी है क्या जी। पर ये जो भक्ति है और वात्सल्य, ये 2 रस हैं सोनल जी, ये विश्व की किसी और कला के यूनिवर्स में नहीं पाए जाते।
बाकी सब है, रुद्र होगा, हास्य होगा, श्रृंगार होगा, लेकिन सिर्फ वात्सल्य और भक्ति हमारे यहाँ है। और दोनों के दोनों जो हैं वो कि नारी शक्ति, स्त्री जो हमारी अंदर फेमिनिन है, उससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब जो फेमिनिन एनर्जी है कला की और संस्कृति की, उसका वक्त आया है उसको आगे बढ़ाने का। तो यूं समझिए कि अगर पूरा अब जो ये दुनिया है पोस्ट कोविड, जो हम पोस्ट ट्रूथ अब पोस्ट कोविड जो होगा, अगर उसका प्रीएम्बल लिखना हो उस कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपकी आत्मा से अगर आपको लिखना हो, बिना किसी बंधन के, आपको पूरी स्वेच्छा हो, तो उसका प्रीएम्बल आप क्या लिखेंगी, वो क्या क्वालिटीज, क्या वैल्यूज हैं। जैसे हम लोगों ने सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये करके पूरे भारत को बर्बाद किया। अब उत्थान के लिए, विश्व के मानवता के उत्थान के लिए अगर आपको प्रीएम्बल लिखना हो तो वो क्या होगा, आप बताइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। शुरू में ही मैंने उद्धृत किया था वो सूत्र, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो ये सारे इज्म्स आपने जो गिनाए, वो इज्म्स को पानी में डुबा देते हैं, बहा देते हैं। उनका तर्पण कर दो, श्राद्ध कर दो। हमें नई शब्दावली चाहिए। पुराने शब्द हैं, लेकिन कुछ नया भी, नए शब्द, उसको मैं भी सोच रही हूँ विवेक जी, कि बिना कुछ मक्खन चुपड़ा चुपड़ी करे, जो तथ्य है कि हमारे हर एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो एक चेतना बैठी है, नमः ते, मैं नमस्कार उस चेतना को कर रही हूँ। जो कहते हैं विराट चेतना, उसका अंश हर एक में है। पशु प्राणी पक्षी, यहाँ हर रोज सुबह शाम बंदरों की टोलियां आती हैं। अब मैं लुटियंस दिल्ली में शिफ्ट हो गई हूँ, तो वो चौकीदार वगैरह, छोटी अम्बियां लगी हुई हैं। मैं कहती हूँ ना, मेरे पहले भी थे, मेरे जाने के बाद भी रहेंगे। और मानिए मेरी बात, जब मैं कहती हूँ जय श्री राम, बजरंगबली की जय, तो मुझे यूं करके देखते हैं और फिर धीरे 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 निकल जाते हैं। बाकी लोगों का ही करते हैं। तो ये जो चेतना है, उस चेतना को चलाना है। और उस चेतना में नर नारी वगैरह कुछ नहीं है, वो सारा मिला जुला है। ठीक कह रहे हैं कि जो पुरुष, यानी द मैनली, द कड़क, द हार्श consciousness was ruling the world. Industry, pollution, rapes, murders, crimes, economic progress के नाम से कहाँ चले गए, वगैरह वगैरह। और अब जो नारी चेतना की बात आती है, लेकिन मैं ये कहूँगी, प्रकृति अपना काम जानती है। We are nobody to tell प्रकृति क्या करना। प्रकृति जो बैलेंस ला रही है मेरे मत से, उस बैलेंस को बनाए रखना, ये हमारे सामने चैलेंज होगी जी। मेरी सोच में ये है। अगेन ये पल्ला नीचे गया, ये ऊपर आया, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे अच्छा लगेगा कि बराबर 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 सहधर्म, जो कहते हैं सहधर्मचारिणी, और सहधर्म में चलना, ये यदि एस्टैब्लिश हो जाता है, तो प्रकृति पुरुष का संवाद, शिव शक्ति का संवाद, वही सृष्टि को चलाता है। मात्र प्रकृति ही नहीं, मात्र शक्ति ही नहीं, मात्र यिन नहीं। तो ये पूरा जो एक गोल दिखाते हैं ना हम लोग सृष्टि को, सचराचर जी, क्यों गोल दिखाते हैं? और फिर यूं जो आता है, जो बाहर का, जापान, चाइना वगैरह का, हमारे यहाँ भी था बराबर। इट्स कंप्लीटनेस, द टोटलिटी। वो टोटलिटी हम सब में है। आप में हॉर्मोन्स थोड़े राइट के ज्यादा हैं, मेरे में लेफ्ट के ज्यादा हैं। फिर भी मेरी सोच थोड़ी राइट ज्यादा है, राइट साइड की, कभी कभी लेफ्ट ही हो जाती है।
मैं तो मेरा मानना यह है विवेक जी कि प्रियम्बल जो लिखा जाए यदि, तो यही रहेगा कि पूरा समाज, पूरे सामाजिक कार्य जिसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, आईटी वगैरह 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 सब कुछ उस धुरा पे चले, उस धुरा के आसपास चले जो धुरा अपने आप में बैलेंस्ड है। वो बैलेंस आएगा मात्र संस्कृति से, मात्र और मात्र संस्कृति से आएगा। जो अड़िग खड़ी है उसके आसपास सारी चीजें घूमती रहेंगी, बराबर लय में, ताल में, सुर में घूमती रहेंगी, तब जाके न ये न वो ये। यानी मैं क्या बोलूँ अब, यानी यहाँ पे आके सब रुक ही जाता, आप इसके बाद कुछ बचता नहीं है। पर मैं, कई लोग मुझसे बहुत देर से बोल रहे थे कि मैं आपके साथ शिवा पे बात करूं, लेकिन उसके लिए एक अलग सेशन करेंगे। मैं एक बार, मेरी बड़ी इच्छा, मैं एक बार सत्यम शिवम सुंदरम इस कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, और वो अच्छा करेंगे, एकेडमिक डिस्कशन करेंगे। मैंने सोनल जी, जब ये प्रॉब्लम चालू हुआ तो मैंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, मैं क्या करूं, मैं तो एक, यानी जैसे मोदी जी कहते हैं, पर मैं तो वाकई में फकीर हूं, तो मैं मुझे कोई पैसा कमाने भी नहीं देता यहाँ। तो सच्ची कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, ये सत्य है। एक सेकंड विवेक जी, मैं आपके नहले पे मैं दहला हूं, पता है कैसे? हाँ। मेरी फकीरी ऐसी है कि मेरा कोई प्रॉपर्टी का 1 इंच कहीं नहीं है, न भारत में, न दिल्ली में, न बंबई में, न दुनिया में। मेरा कोई फ्लैट नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, फार्म नहीं है। और जो मेरा संस्था का है, इट्स अ ट्रस्ट, इट्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड, आई एम ओनली रनिंग इट। आप जानते हो कैसे होता है, वो मेरी निजी प्रॉपर्टी नहीं है। आज की तारीख में ये संस्था और बाकी चीजें चलाते चलाते मेरा जो अकाउंट है वो तलिया हो गया, संस्था का अकाउंट पहले ही खत्म हो गया। अब मैं राज्यसभा से कुछ पैसे ड्रॉ करके 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 कर रही हूँ। तो फकीरी तो ये है, मन की दिल की फकीरी है विवेक जी। हाँ, हम लोग दिल से राजा हैं। अपने सोने की ज्वेलरी बेची है, आपको लोग नहीं जानते मेरा इतिहास, मेरी क्या कहानी है, क्या उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, झेले हैं। मेरी जो माँ ने कुछ दी थी वो भी मैंने बेच डाली, पैसे नहीं थे। मैं चारपाइयों पे सोई हूँ 2 सूटकेस नीचे रख के मेरे संगीतकारों के घर में। मुझे कोई रेंट पे फ्लैट नहीं दे रहा था दिल्ली शहर में, खाना बदोश रही मैं 5 वर्ष। और क्या क्या ताने झेले, नाचने वाली रास्ते पे जाके नाच, नहीं तो तेरी टांग तोड़ देंगे, ये मैंने सुना है, बहुत झेला है। तो विवेक जी, एक जो बैलेंस आ जाता है ना, कि जो मेरा कर्म है, जो भगवती ने मुझे इस जन्म में करने के लिए बोला है, जैसे आपको बोला है, आपने क्यों ये मार्ग चुना? आपने नहीं चुना, आपको ये मार्ग पे लाया गया, मुझे ये मार्ग पे लाया गया। और हम यदि वो भूल जाते हैं तो गलती हमारी है, जन्म निरर्थक है। यदि हमें पता चल जाता है कि व्हाट इज इंटेंडेड मिशन फॉर अस, तो हमारा जन्म सार्थक है। इसी बात पे, फकीरी की बात पे चलिए, मैंने कहा कि मैं आपसे बड़ी फकीर हूँ। नहीं नहीं, आप तो संत हैं, आप तो देखिए, मुझे, मैं आजकल पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को बहुत, मैं आई गेट वेरी इमोशनल एंड ओवरवेल्म। मुझे ऐसा लगता है कि हमने जैसे, कैसे कैसे हो गया हमसे इतना बड़ा पाप, हमने कैसे कर दिया ये, क्यों? कौन थे वो लोग जो देखते ही रहे और उन्होंने कुछ बोला नहीं? और हम लोग हमने इतने महान राष्ट्र को, इतने महान ज्ञानी संत ऋषियों का सत्कार नहीं किया, उनकी इज्जत नहीं की। बहुत बहुत शर्म की बात है ये, और ये ऋण हमको चुकाना पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है सोनल जी, मैं व्हेन आई टर्न 50 आई टोल्ड पल्लवी वन थिंग। और पल्लवी की भी बहुत बड़ी महानता है, मैं पर्सनल बातें करता नहीं हूं, लेकिन आपने, यू जस्ट, आई एम ओवरवेल्म्ड। मैंने पल्लवी से कहा मैं 50 साल का हो गया हूं, एंड आई थिंक आई हैव वेस्टेड माय लाइफ इन दिस कंट्री फॉलोइंग अ मॉडल व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय पीपल ऑफ सक्सेस। और मुझे, मेरी अंतरात्मा ने यह कहा कि मैंने अभी तक 50 साल में यही सीखा, एस फॉर सक्सेस, एस फॉर सक्सेस। अब वक्त आया है
एस फॉर सत्यम शिवम सुंदरम सीखने का और लोगों को बताने का। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या शेयर कर सकता हूं? तो मैंने कहा अपनी नॉलेज शेयर करता हूं, और दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और मेरे को इतना इतना हेरिटेज है, और जो लोग यहाँ इतना बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं यहाँ पे कि अद्भुत और ये और सोनल जी महान है, आप सब यहाँ लिखने से कुछ नहीं होगा। अब जाइए इस ज्ञान को फैलाइए। और अब बहुत हो गया। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट से क्या मिला, क्योस से क्या मिला। अब वक्त आया है, मैं ये कहता हूं, अब हम लोगों को इस राष्ट्र की, भारतीय सभ्यता, राष्ट्र शब्द भी नहीं बोलता हूं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो ग्रेटनेस है उससे पूरे यूनिवर्स को भर दीजिए। जो बातें आपने अभी सुनी, जाइए रिसर्च करिए, छोटी छोटी बातें उठाइए, इसकी गाली देना, उसको गाली देना, इसकी बुराई करने की बजाय अब आप अपनी माँ की स्तुति में अपना जीवन बिताइए। और जब आप उसकी स्तुति करेंगे तभी आपको मोक्ष और मुक्ति मिलेगी, वरना इन सबसे कुछ नहीं मिलेगा। इतने लोग मर रहे हैं, दुनिया विनाश हो जाएगी ऐसा लग रहा है। इसमें मेरे ख्याल से सरस्वती माँ को पकड़ के चलिए, और सोनल जी जैसी जो धरोहर है उन लोगों, वही आपकी माँ है। आपकी कई माँ है, एक ही नहीं है। तो आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस, सो थैंक्स अ लॉट फॉर सेइंग ऑल दीस थिंग्स। माय प्लेजर। बहुत आनंद आया विवेक जी। आप अडिग रहिए, आप अटल हैं, आप अचल रहिए। भगवती आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दें, और हम सब आपके साथ जुटे हुए हैं। मैं अंत में, सरोजिनी नायडू ने लिखा था ये गाना स्वतंत्रता पे, जब भारत, गाऊं जस गान मंगल गाऊं, आनंद सो स्वातंत्र देवी, विशाल भाल तिलक लगाऊं, जय 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 शब्द जगाऊं, गाऊं जस गान मंगल गाऊं। और भी लंबा है, तो जय हिंद मात, जय वीर मात, जय जन्मभूमि, जय आर्य भूमि, वीर हृदय का सार सरोजिनी, धन 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 शब्द जगाऊं। सरोजिनी नायडू ने लिखा था, कितना सुंदर है। तो ऐसे कुछ अगली बार अपन इस करते हैं, चलिए अगली बार प्योर आर्ट्स की बात करते हैं। जी जी जी। नहीं, प्योर आर्ट्स क्या होता है, सब मिला जुला है, ऑल इंटरकनेक्टेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सवा घंटा कहाँ गुजर गया, लगा 2 ही मिनट बात हुई है। अगली बार फिर मिलेंगे। बस आप अपना प्रकाश फैलाती रहिए इसी तरह पूरे विश्व में। आपके पूरे दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं, विवेक जी, पल्लवी जी को भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सोनल जी, वाह क्या बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एवरीबॉडी। सॉरी मैं आप लोग के